सल्यूट फाइटर्स। सीए सीएमए फाइनल वालों के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ सुपर फास्ट रिवीजन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? डिविडेंड्स, बायबैक, इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, गिफ्ट टैक्सेशन, ये 5 मेन होंगे। बाकी पूरे के पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन वीडियो है। इसी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो के अंदर सब कुछ एंड टू एंड कवर कर देंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सर सबसे फर्स्ट चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 56 है। क्या बोलता है? रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम, यानी कि जो भी इनकम टैक्सेबल है लेकिन किसी भी और बाकी के 4 हेड्स में नहीं आता है, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डालोगे। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीबीपी के लिए सेक्शन 145 याद रखना कि यहाँ पर असेसी के मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। अगर असेसी ने कैश बेसिस में फॉलो किया तो उसकी इनकम कैश बेसिस पर निकालोगे, रिसीट बेसिस पर। और अगर असेसी ने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया है तो उसकी जो इनकम आप निकालोगे अक्रूवल बेसिस पर निकालोगे। नेक्स्ट सर स्टार्ट कर लेते हैं डिविडेंड इनकम के साथ। देखो डिविडेंड का जो कॉमन पार्लेंस में मीनिंग है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर है। उसके अलावा डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके 2 क्लॉज 22 के अंदर डेल्ट है। उसके 6 क्लॉजेस है। जो 6th क्लॉज है वो बायबैक है। देखो फर्स्ट क्या, फर्स्ट बोलता है ए फॉर असेट्स। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, सर कौन से शेयर होल्डर्स? यहाँ पर सर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स दिया, यानी कि इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, दोनों याद रखना। यानी कि इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को अगर कोई असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, कंपनी ने अपने असेट्स दे दिए हैं, तो सर ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना असेट्स की, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको डीम्ड डिविडेंड मानना है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। सर कैपिटलाइज्ड मतलब मानो क्वेश्चन के अंदर आपको देकर के रखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर को आपने कैसे इशू किया था? आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट की और डेबिट क्या की? रिजर्व्स, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके डेबिट हुए तो आपको बोनस इशू को भी ऐड कर देना है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अमाउंट में। और उस एक्सटेंट तक आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा जब असेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आपने बोनस इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं उसे हम डिविडेंड नहीं मानते हैं। इनफैक्ट उसके ऊपर इशू ऑफ बोनस शेयर्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स इशू करने में बोनस में कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं होती है, ना 56(2)(10) की होती है और ना ही डीम्ड डिविडेंड की होती है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, एक मिनट रुको क्लॉज बी के अंदर कवर करूंगा, ठीक है। सर असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी और राइट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। एग्जांपल में मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि मानो एक्स लिमिटेड खुद शेयर होल्डर है वाई लिमिटेड में। अभी एक्स लिमिटेड को राइट एंटाइटलमेंट आ जाती है वाई लिमिटेड की, और एक्स लिमिटेड उस राइट एंटाइटलमेंट को अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है। सर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स माना जाएगा। एंड सर distribution of assets tantamount to gift and not regarded as transfer under 47, so therefore no capital gains arise to the company. However cost of assets to shareholder is equals to cost of assets to company. क्लियर है? सर बी क्या बोलता है? बी के अंदर सर दो बातें हैं। एक तो है कि हम सारे शेयर होल्डर्स को डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और दूसरा है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर्स। सर फर्स्ट पार्ट, अगर हमने हमारे सारे शेयर होल्डर्स को बी इट इक्विटी और प्रेफरेंस उनको डिबेंचर दिया, डिबेंचर स्टॉक दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया, किसी भी फॉर्म में, चाहे उसके ऊपर इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, तो सर जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा ना उन उन बॉन्ड्स का, वो मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। कितना सर? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। एंड सर सेकंड पार्ट क्या है? सर सेकंड पार्ट है कि हम लोगों ने बोनस शेयर्स दिए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो सर ये भी डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और इधर भी सर जो आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी ना उन बोनस शेयर्स की, उतना अमाउंट आप डीम डिविडेंड का लोगे, कंपेयर करोगे दैट अमाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हिचएवर इज लेस। सर बोनस शेयर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट ट्रीटेड एज डिविडेंड, ये मैंने यहाँ पर वापस लिख दिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट सर, लिक्विडेशन को भी हम लोग यहीं पर कवर कर रहे हैं। देखो लिक्विडेशन के अंदर सर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपको ना इस डायग्राम से कराता हूँ लिक्विडेशन, तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो कंपनी लिक्विडेशन के समय अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब सर कंपनी के हाथ में क्या होगा? कंपनी किसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? सर शेयर होल्डर्स को दे रही है, राइट। सर शेयर होल्डर्स को जब कंपनी कुछ भी देती है लिक्विडेशन में, सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 बोलता है हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन्स लायबिलिटी नहीं आएगी। अब सर शेयर होल्डर की साइड पे आ जाते हैं, तो सर शेयर होल्डर की साइड में क्या होगा? तो शेयर होल्डर की साइड पे सर दो बातें ध्यान रखनी है। पहला है सर 222C,
जो ये बोलता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है ना, वो अमाउंट डीम्ड डिविडेंड है, उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स करो। और जो आपको पैसे मिले प्लस असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू मिली इन एक्सेस ऑफ द डीम्ड डिविडेंड, सर जितना डीम्ड डिविडेंड आपने यहाँ पर टैक्स कर दिया उसके एक्सेस में आपको जो भी मिला ना, वो आपके शेयर्स के लिए ट्रांसफर की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। बिकॉज देखो शेयर होल्डर के संग क्या हो रहा है, लिक्विडेशन में शेयर होल्डर अपने शेयर्स दे दे रहा है, बदले में कंपनी से पैसे और असेट्स ले रहा है। तो जो आपने अपने शेयर्स दिए कैपिटल गेन्स आएगी, तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है जितना आपको मिला माइनस जितना आपने डीम डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बना दिया, ये आपकी आ गई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से आप अपने कॉस्ट को लेस करके जो भी अमाउंट आएगा वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैपिटल लॉस एज द केस में भी हो जाएगा। सर कुछ बातें आपको गौर करनी है यहाँ पर। पहला क्या सर, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोला है, क्या सर यहाँ पर भी है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यस सर यहाँ पर भी है। सर किस दिन के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लेने हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो आपको कंसिडर करना है ना, इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन कंसिडर करना है। देखो बिकॉज ये आज एक रिवीजन है ना, तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, वरना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना मैंने अपने रेगुलर क्लास के अंदर 3 क्वेश्चंस कराए हैं। मैं बता रहा हूँ इसके इस टाइप के सिचुएशंस में क्या क्या करना पड़ता है। देखो सबसे फर्स्ट तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नोट बनाना पड़ेगा जो भी अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सर नोट नंबर 2 आपको बनाना पड़ेगा कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं बिफोर लिक्विडेशन। एंड सर इस नोट्स के अंदर ना याद रखना, इस वाले के अंदर, कि तुम लोगों को वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना है जो मानो डेट ऑफ लिक्विडेशन के बाद कंपनी ने कोई असेट्स वगैरह सेल किए, कोई असेट्स रियलाइज किया और उसके ऊपर कोई गेन आई, उसे मत लेना। आपको वो प्रॉफिट्स लेने हैं जो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन हुए हैं, वो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड डिविडेंड। लेकिन सर अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारे आपको अमाउंट्स लेने हैं, क्योंकि वो तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। एंड देन सर ये जो आपका अमाउंट है ना, इसके सर 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट होगा सर आपका डीम डिविडेंड जो आपको नोट 2 से मिलेगा, और सर जो आपका रिमेनिंग पार्ट होगा ना, ये हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट सर, अब जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, सर उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, उसे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मानेंगे। अगेन सर नियम सेम है, जो भी असेट्स है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है। तो सर गौर से सुनना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये दोनों अलग अलग प्रीवियस ईयर्स में हो सकते हैं सर, तो वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। एंड सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है बिकॉज उसे गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रही है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कंपलसरी एक्वायर कर रही है, तो पता है क्या होगा, मानो आपका प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन के कारण लिक्विडेशन हुआ, तो आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कब तक के देखने हैं, बस पिछले 3 साल तक के, यानी कि 24-25, 23-24 एंड 22-23, यानी कि आपको 22-23 के प्रॉफिट्स लेने हैं, 23-24 के प्रॉफिट्स लेने हैं, 24-25 के प्रॉफिट्स लेने हैं, और ऑब्वियसली जिस ईयर में आपका लिक्विडेशन हुआ उसके प्रॉफिट्स लेने हैं। लेकिन सर इसके पीछे कहीं के भी प्रॉफिट्स आपको नहीं लेने हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसे हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर सर जब कभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इट विल बी कंसिडर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द capital and the reserves stood immediately before the date of distribution in the accounts of the company। ये सर लॉजिकल बात है। अब सर अगर सर आपको जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सर अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो क्या आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इसको डीम डिविडेंड क्यों ले रहे हो, ये तो लेस देन द अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया। मानो मैंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए डाले थे, आज कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मुझे सिर्फ 40,000 रुपए वापस मिल रहे हैं, लेकिन सर ये जो 40,000 है ये अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल्दो 222C के हिसाब से डीम डिविडेंड है, लेकिन मैंने 1 लाख डाले थे, सिर्फ 40,000 आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरूंगा? नो, दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट वर्क, आपको इसे डीम डिविडेंड ही मानना पड़ेगा। एंड प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 222C के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई डीम डिविडेंड नहीं आता, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन,
बिकॉज सर लिक्विडेशन में उनको जो भी पैसे दिए जा रहे हैं उसको हम डीम डिविडेंड उनके हाथ में नहीं मानेंगे। अब सर क्लॉज डी, क्लॉज डी क्या बोलता है? क्लॉज डी बोलता है कि सर शेयर कैपिटल जब रिड्यूस हो रहा है और आप उस समय शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे हो तो सर उसके अंदर भी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट is deemed dividend, and anything over and above that is full value of consideration in the hands of the shareholder for the amount of shares that the company has reduced। ठीक है। अब सर यहां पर भी याद रखना कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं निकालना है डीम डिविडेंड, ना क्लॉज सी में निकलेगा लिक्विडेशन, ना क्लॉज डी में निकलेगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल के अंदर। सर क्लॉज सी और क्लॉज डी के अंदर ना कंप्यूटेशन मैकेनिज्म एकदम से है, बस इवेंट्स अलग अलग है। अब सर क्लॉज ई, क्लॉज ई क्या बोलता है? सर क्लॉज ई के अंदर सिंपली ये बोला हुआ है कि सर ये है एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि कंपनी इन विच द पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सर ये है इसके एक शेयर होल्डर जो कि सर इसके अंदर होल्ड करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10% वोटिंग पावर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भी दिन अगर एक दिन के लिए भी होल्ड किया ये शेयर होल्डर बन जाएगा शेयर होल्डर फॉर 222E। अब सर कंपनी ने जो किया है ना सर, कंपनी ने इनको डिविडेंड देने के बजाय कंपनी ने इन्हें दे दिया है लोन। तो सर ये लोन जो है ये इनके हाथ में डीम डिविडेंड बन जाएगा। कितने एक्सटेंट तक सर? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेकिन सर यहाँ पर नहीं देखेंगे वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वो यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो याद रखना ए बी सी डी इन चारों के अंदर हम लोगों ने टेस्ट किया था कि वेदर द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड और नॉट, यानी कि ऐड करके यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है एक्चुअल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड अगर हुआ है तो उसे हटा देना। नेक्स्ट पॉइंट सर, सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि एक काम करो लोन मुझे मत दो, लोन तुम दे दो मेरी ही एक दूसरी कंपनी है उसमें, यानी कि इन्हीं की एक कंपनी 2 थी जिसके अंदर सर ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 20% होल्ड करते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो सर अगर इनको भी लोन दिया ना तो भी सर डीम डिविडेंड बन जाएगा। और यहाँ पर सर कंपनी नहीं कोई भी कंसर्न है जिसके अंदर इनकी एटलीस्ट 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो भी हो जाएगा। और सर इन्होंने बोला कि एक काम करो उस कंपनी को भी मत दो मुझे भी मत दो, एक दूसरे पर्सन को दे दो लोन, एंड ये जो पर्सन है ये इनडायरेक्टली मेरे ही इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए इस पैसे को यूज करेगा। तब सर उस केस में भी इन तीनों केसेस के अंदर सर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा डीम डिविडेंड, यानी कि आपने लोन कंपनी को दिया तब भी टैक्स शेयर होल्डर के हाथ में होगा, आपने लोन किसी थर्ड पर्सन को दिया जो इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर के लिए यूज करता है तब भी हम शेयर होल्डर के ही हाथ में टैक्स करेंगे, एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर को लोन मिला तब तो होगा ही। अब सर जो यहाँ पर बात है कि सर यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है क्या वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है या नहीं। आपको प्रोपोर्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं करना है। ए बी सी डी के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर 25% होल्ड करता था तो सर हम उससे जो पैसे मिलते थे ना उसे 25% ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपेयर करते थे। लेकिन सर यहाँ पर एब्सोल्यूट कंपैरिजन करनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर एक बात और याद रखना, शेयर होल्डर ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं सर हमने तो लोन रीपे कर दिया या फिर हमने तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन में इंटरेस्ट पे किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ये डीम डिविडेंड होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, कंपनी ने डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को दिया और एम्प्लॉय को बोला कि आप शेयर होल्डर को पकड़ा दो। सर ऐसा कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर पकड़ा जाएगा, कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर इस टाइप का, यानी कि what cannot be done directly cannot be done indirectly। नेक्स्ट पॉइंट सर, जब आपने एक शेयर होल्डर को लोन दिया और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कम था वो लोन, तो सर आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आपने अपने अकाउंट्स में एडजस्ट किया हो नहीं किया हो टैक्स पर्पस के लिए, उतना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अब जब आप किसी और को नेक्स्ट लोन दोगे तो फिर सर रिड्यूस्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से उस पर्सन के हाथ में डीम डिविडेंड
निकाला जाएगा। एग्जाम्पल, सर मानो ए लिमिटेड है जिनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है 90 लाख की, उन्होंने 50 लाख का लोन दिया है अपने एक शेयर होल्डर को मिस्टर ए जो 222 के अंदर फॉल करता है। तो सर अब इन फ्यूचर इन्होंने क्या किया, ए लिमिटेड ने और एक 50 लाख का लोन दिया एक दूसरे शेयर होल्डर को मिस्टर बी को जो भी 222 में आते हैं। तो सर आप क्या इंडिविजुअली 50 और 50 को 90 से कंपेयर करोगे? नो, आपने पहले मिस्टर ए को दिया तो 90 में से 50 चले गए, अब कितने बचे? 40। तो अब जब आपने मिस्टर बी को 50 दिया तो सर पूरे 50 डीम डिविडेंड नहीं होंगे, सिर्फ 40 आपका डीम डिविडेंड होगा। सर एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो और याद रखना कि सर हमने क्या किया, हमने अपने शेयर होल्डर को जो लोन देना था वो हम अगर देते, यानी कि कंपनी अगर देती तो डीम डिविडेंड हो जाता। तो कंपनी ने सर अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी को बोला कि मेरे शेयर होल्डर को लोन दे दो। अब सर गौर से सुनना, इवन दो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर में फॉल करता है, लेकिन सर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज सर 222 के अंदर ये बोला जाता है कि जो कंपनी लोन दे रही है उस कंपनी में आप शेयर होल्डर हो, बिकॉज यहाँ पर लोन सब्सिडियरी दे रही है और जो जिस पर्सन को दिया जाएगा वो कोई भी शेयर्स नहीं होल्ड करता है, इसलिए सर इस केस के अंदर डीम डिविडेंड नहीं लगेगा 222 वाला। अब सर कुछ एक्सेप्शंस है 222 के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर जिसका काम ही है लोन देना, मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, और उन्होंने सर ऑर्डिनरी कोर्स में दिया, यानी कि सर आईसीआईसीआई बैंक से उनके शेयर होल्डर ने लोन मांगा और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बाहर वालों को देती है जिन टर्म्स पे, उसी टर्म्स पर इनको दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अगर इनको कोई प्रेफरेंशियल टर्म्स पे दिया, डीम डिविडेंड आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट सर, जहां पर सर कंपनी ने लोन दिया और वो सामने वाले के हाथ में डीम डिविडेंड बन गया एंड देन सर सब्सिक्वेंटली कंपनी ने प्रॉपरली डिविडेंड अनाउंस किया, बाकी शेयर होल्डर्स को दिया और बोला कि इनको हम नहीं देंगे बिकॉज इनको तो हमने पहले लोन दे दिया था, उससे सेट ऑफ कर देंगे। तो याद रखना कि अब जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसे आप टैक्स मत करना बिकॉज वो तो आपके लोन से सेट ऑफ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट सर, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड एडवांसेस जो होते हैं, जो आपके कमर्शियल नेचर के होते हैं, उनको हम कभी भी डीम डिविडेंड में नहीं लेते हैं, उनके ऊपर कोई 222 नहीं लगाया जाता। सर एग्जांपल दिए ट्रेड एडवांस का, सर मैं एक कंपनी, मेरे पास सरप्लस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे, तो मैंने ये सोचा कि अरे यार किसी से मदद ली जाए। मेरे शेयर होल्डर ने बोला टेंशन ना लो, मैं अपने घर में प्लांट एंड मशीनरी बिठा लेता हूँ और आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल करने के अंदर आपकी मदद करता हूँ। अब सर मैंने प्लांट एंड मशीनरी शेयर होल्डर को बिठाने के लिए एक लोन दी कि लीजिए सर आप प्लांट एंड मशीनरी अपने घर में बिठा लो, मैं आपको लोन दे रहा हूँ। तो सर ये जो लोन मैंने दी, ये मैंने किस लिए दी? ताकि मेरा अपना फायदा हो सके, कंपनी का खुद का फायदा हो सके, उसके बिजनेस में बढ़ोतरी हो, इसलिए इस लोन को हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सर जो मेरा शेयर होल्डर है ना, वो शेयर होल्डर ने अपनी जमीन मॉर्गेज की ताकि कंपनी को लोन मिल सके। सर मेरे शेयर होल्डर ने अपनी पर्सनल लैंड मॉर्गेज कर दी बैंक के पास ताकि कंपनी को लोन मिल सके, उसने सिक्योरिटी दे दी अपनी लैंड की। अब सर जब रीपे करने का टाइम आया तो कंपनी उस लोन को रीपे नहीं कर पाई, लैंड नहीं छुड़वा पाई, बदले में सर कंपनी ने शेयर होल्डर को पुराने एहसान को उतारने के लिए एक लोन दे दिया। तो सर ये जो हमने लोन दिया है ना, ये सर एक नया लोन नहीं है, दिस इज अ रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर फेवर दैट द शेयर होल्डर हैड डन ऑन द कंपनी। यहाँ पर भी 222 अप्लाई नहीं होगा। और सर एक बात और याद रखना कि सर एक शेयर होल्डर था, उसने अपने बिल्डिंग के अंदर कंपनी को अलाउ की कि आप ऑफिस बना लो। अब सर कंपनी 5 साल से उस ऑफिस में है जो कि शेयर होल्डर की ऑफिस है। अब सर हो क्या रहा है कि कंपनी को अपने ऑफिस के उस ऑफिस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करानी है, तो कंपनी ने रिपेयर एंड रेनोवेशन करा दी, लेकिन सर ओनर उस ऑफिस का कौन है? ओनर तो सर शेयर होल्डर है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो कंपनी ने रिपेयर एंड रेनोवेशन कराई है एक तरीके से इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को लोन दे दिया? द आंसर इज नो, यहाँ पर कोई 222 अप्लाई नहीं करेगा। एंड सर ना ही डीमर्जर ना ही अमेलगमेशन के केस के अंदर हम कोई भी डीम डिविडेंड का एंगल लेकर के आएंगे, वहां पर कोई डीम डिविडेंड का एंगल नहीं होता है। अब सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? तो देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का सिंपली मतलब होता है जो आपने इतने साल से बिजनेस कर करके अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जमा किए हैं उनको। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर हम किस किस क्लॉज में क्या क्या देखते हैं? तो देखो क्लॉज ए बी डी और ई, इनके अंदर तो सर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखते हैं ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सर लिक्विडेशन के केस में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखते हैं अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। पॉइंट नंबर 1, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर हमें क्या क्या लेना पड़ता है? तो जनरल रिजर्व, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब आप लोगे
उसके अलावा सर कहीं पर भी डेप्रिसिएशन फंड अगर है उसे मत लेना। सर डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट अलावेंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, इनको ले लेना। इनफैक्ट बिल्डिंग रिजर्व फंड भी अगर आपको कहीं पर दिखे उसे भी ले लेना। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इनको नहीं लेते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी नहीं लेते हैं। एक तरीके से मैं आपको बोलूं, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ऐसा सोच सकते हो, फ्री रिजर्व्स जो होते हैं ना उनको आप ले लो, ठीक है। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने कई सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, जिनको लेना है नहीं लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सर डिविडेंड की चार्जिंग कैसे होती है? तो देखो, जो फाइनल डिविडेंड होती है ना, वो तो आपके जिस प्रीवियस ईयर के अंदर वो एजीएम में डिक्लेयर हुई है उस प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स होगी। सर इंटरिम डिविडेंड कब टैक्स होती है? ईयर ऑफ रिसीट में। लेकिन लीगल लैंग्वेज पता है क्या? लीगल लैंग्वेज बोलती है ईयर इन विच इट इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट सर, डीम डिविडेंड कब टैक्स होती है? तो याद रखना डीम डिविडेंड के अंदर दो पार्ट है सर। ए बी सी डी वाली डीम डिविडेंड तो होती है वो ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में टैक्स हो जाती है। लेकिन सर ई यानी कि लोन एंड एडवांस, वो वाली डीम डिविडेंड कब जाती है सर? जिस साल लोन दिया गया है उस साल। अब सर डिविडेंड के अंदर क्या टैक्स रेट लगता है? तो देखो, डिविडेंड आपके रेगुलर इनकम के जैसे ही टैक्स होता है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक डिफरेंस के सर। सरचार्ज ऑन डिविडेंड कैन नेवर एक्सीड 15%। ये याद रखना कि सरचार्ज ऑन डिविडेंड कैन नेवर एक्सीड 15%। और सर नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर अगर कोई कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो सर उसे 80M का डिडक्शन जरूर से मिलेगा। 80M का डिडक्शन क्या होता है सर? 80M का डिडक्शन ये बोलता है कि गौर से सुनो मेरी बात, अगर मैं हूं एक डोमेस्टिक कंपनी और मुझे डिविडेंड मिली है, सर कहाँ कहाँ से मिली है? तीन सोर्सेस से मिली है। दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, कोई फॉरेन कंपनी से, या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट से। इन तीन सोर्सेस से अगर मेरे को डिविडेंड मिली है और मैंने भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर्स को, तो मेरे को पता है क्या डिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ क्या? नंबर वन, जितना अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है एज डिविडेंड, एंड नंबर टू, जितना अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऊपर अप टू द ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या होती है सर? 139(1) के अंदर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एक महीने पहले तक का टाइम। तो सर विच एवर इज लोअर, उसका डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है 80M के अंदर, ठीक है। अब सर डिविडेंड से हम क्या क्या डिडक्शंस ले सकते हैं? तो डिविडेंड से आप कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं लोगे सिवाय एक एक्सपेंडिचर के। जिस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिली है उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपने किया था लोन लेकर के, तो उस लोन के इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन आप ले सकते हो, बट वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, उससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा आप कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकते हो डिविडेंड के अगेंस्ट में। अब सर जो डिविडेंड का क्लॉज एफ है, जिसे अब हम एक तरीके से बोल सकते हैं बायबैक। बायबैक का क्या प्रोविजन है सर? तो देखो सर समझना, बायबैक के प्रोविजंस के अंदर ना, मैं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो सर, बायबैक के अंदर आपका क्या हो रहा है? या तो सर शेयर्स का बायबैक हो रहा है, या फिर सर सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है, ठीक है। सर सिक्योरिटीज के बायबैक के ऊपर सर कैपिटल गेन्स लगता है। कैपिटल गेन्स मतलब जितनी भी कंपनी ने सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में पैसे दिए शेयर होल्डर को, वो सर शेयर होल्डर के हाथ में, देखो कैपिटल गेन्स लगता है शेयर होल्डर के हाथ में। तो सर जो भी पैसा आया कंपनी से वो बन जाती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और शेयर होल्डर ने जब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था तो उसे जितना भी कॉस्ट लगा वो सर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द केस में भी निकलता है, खत्म। सर शेयर्स के केस में आपको देखना पड़ेगा कि सर जो बायबैक कर रही है क्या ये डोमेस्टिक कंपनी है या फिर सर ये अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है। अगर सर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तब तो सर आपको कैपिटल गेन्स ही लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनी को कुछ सोचना नहीं है, शेयर होल्डर के ही हाथ में कैपिटल गेन्स लगेगा। लेकिन सर अगर जो बायबैक कर रही है सर ये डोमेस्टिक कंपनी है ना, तो यहाँ पर याद रखना 222F आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल गेन्स नहीं होता है सर, यहाँ पर होता है डीम डिविडेंड। अब सर डीम डिविडेंड कैसे होता है मेरी बात सुनना। सर जो भी कंपनी ने बायबैक प्रोसीड्स दिए, जो भी आपके बायबैक प्रोसीड्स आए ना, ये सीधा ग्रॉस लेवल पर सर 222F के अंदर आपके डीम डिविडेंड बन जाते हैं। और सर इसके अगेंस्ट में नो एक्सपेंडिचर नो डिडक्शन अलाउड, यानी कि जो 20% इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मिलता था ना वो भी सर यहाँ पर नहीं मिलेगा।
एंड सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या होगा? कैपिटल गेन्स में तो लाइफ सिंपल थी, जो पैसे आते थे उसमें से कॉस्ट रिड्यूस करते थे। सर अब बायबैक के केस में डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स में क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको देखना है सेक्शन 46A, जो ये बोलता है कि आप अभी भी ये वाला चीज करोगे, बस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को आप ले लोगे नील। तो आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई, सर ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस डिपेंडिंग ऑन योर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके पास अवेलेबल है फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स। क्लियर है? यही है सर बायबैक का। इसके बियॉन्ड आपको बायबैक में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब सर लौट आते हैं हम लोग आगे के अपने प्रोविजंस के ऊपर। सर नेक्स्ट, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है सर? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा। सर इनके ऊपर ना स्ट्रेट अवे जो ग्रॉस विनिंग्स होती है आपकी, यानी कि इधर कोई लॉसेस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर जो विनिंग्स है ना, ग्रॉस विनिंग्स, वो आपकी सीधा स्ट्रेट अवे सर 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस आपके टैक्स हो जाते हैं, और इनके अगेंस्ट में सर कोई एक्सपेंडिचर का क्लेम आपको नहीं मिलता है। अब सर और सुनो, बिकॉज सर ये विंडफॉल गेन्स के नेचर का, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हैवी टैक्सेशंस लगाई है। सर इनके ऊपर टीडीएस जो है वो कट के ही आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा ना विनिंग्स रिसीव्ड, तो याद रखना सर वो नेट ऑफ टीडीएस है। तो आपका जो भी रिसीव्ड का अमाउंट है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 करना, यानी कि उसको डिवाइड बाई 0.7 करना, तो आपका ग्रॉस विनिंग्स का अमाउंट आएगा, जिसे आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है। सर किस ईयर में जाएगा? तो देखो, अगर आपने बुक्स नहीं मेंटेन किया तो ईयर ऑफ रिसीट, अगर आपने बुक्स मेंटेन की है तब तो फिर सर ऑब्वियस सा बात है, आपके बुक्स जिसके हिसाब से मेंटेन्ड है, तो सर आपको जब वो रिसीव आपका होने का राइट आ जाएगा तो आप अक्रूवल सिस्टम के अंदर उस ईयर के अंदर ले लोगे। सर ना तो आपको 57 का कोई डिडक्शन मिलेगा, ना ही सर आप इनके अगेंस्ट में कोई भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही सर आप चैप्टर 6A की डिडक्शन ले सकते हो, और ना तो इनके अगेंस्ट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलने वाला है। बस सर ओनली चीज क्या है कि मानो जो गवर्नमेंट एजेंसी ने लॉटरी ऑर्गेनाइज कराई है, वो गवर्नमेंट एजेंसी अपना एक कट लेती है, तो उस केस में सर जितना कट गवर्नमेंट ने ले लिया है उसको हटा करके जो अमाउंट आएगा वो आपके लिए आपकी ग्रॉस विनिंग्स होगी। सर ये वाला जो है, ये मैं जस्ट क्विकली बोल देता हूँ कि सर एम्प्लॉइज से जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है एम्प्लॉयर को, विच आर गोइंग फॉर द स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स, वो पहले एम्प्लॉयर की इनकम बनती है, और फिर एम्प्लॉयर उसे जब तक अपने ड्यू डेट के अंदर अगर जमा कर दे तो वो वापस उसका खर्चा बन जाता है। अगर ये जो अमाउंट रिसीव हो रहा है ये पीजीपीपी में टैक्स नहीं हो रहा है, तब जाकर के ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। और यहाँ पर याद रखना, एक्सपेंडिचर जो मिलती है वो मिलती है अमाउंट डिपॉजिटेड इन द रेस्पेक्टिव फंड अप टू द ड्यू डेट। तो सर यहाँ पर ड्यू डेट क्या है? यहाँ पर सर ड्यू डेट है ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड, नॉट द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या बोलता है कि अगर ये पीजीबीपी में टैक्स नहीं होगा तब सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपका टैक्स हो जाएगा। यहाँ पर सर इंटरेस्ट एकदम सिंपल होता है, बस दो बातों को याद रखना। सर इंटरेस्ट का बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? तो देखो, अगर आपने बुक्स अपने कैश बेसिस पे मेंटेन किया है तो इंटरेस्ट आपको रिसीट बेसिस पे चार्ज होगा, और अगर आपने बुक्स अपने मेंटेन किए हैं मर्केंटाइल सिस्टम पे तो रिसीट सर आपको ड्यू बेसिस पर चार्ज होगा इंटरेस्ट। सर रिसीट तो समझ में आता है सर, जितने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में हिट हुए उतने मेरे रिसीव्ड हो गए। सर ड्यू बेसिस के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको ना आज एकदम क्लियर कर देता हूँ कि ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। एकदम गौर से सुनना मेरी बात, एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है? देखो, मिस्टर ए ने परचेज किए हैं 1,08% सिक्योरिटीज, ठीक है? सर इसकी जो इंटरेस्ट मिलेगी ना, ये साल में सिर्फ दो ही ड्यू डेट्स पर मिलेगी, 1 मार्च को 1 सितंबर को, 6-6 महीने के इंटरेस्ट इन दोनों डेट्स पर मिलेंगे। अब सर मिस्टर ए ने कब परचेज किया? इन्होंने सर 25 फरवरी को परचेज किया है, और सर इन्होंने इसको बेच भी दिया 13 मार्च को, यानी कि ही जस्ट हेल्ड द सिक्योरिटीज फॉर ओनली 17 डेज। तो सर कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मिस्टर ए मर्केंटाइल सिस्टम पर मेंटेन करेंगे तो मिस्टर ए को सिर्फ 17 दिन के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स होना चाहिए। ये गलत थ्योरी है। सर आप समझो, मैंने परचेज किया February 25 को और मैंने सेल किया सर मार्च 13 को, बीच में क्या पड़ा सर? बीच में पड़ा 1 मार्च, यानी कि सर कंपनी ने तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आपको दे दिया मिस्टर ए को, और सर ड्यू बेसिस में यही होता है
कि जो पर्सन होल्डर होता है ना सिक्योरिटीज का ऑन द ड्यू डेट, उसको पूरे के पूरे उस पीरियड का इंटरेस्ट लगता है और उसी के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर उस पूरे पीरियड का जाएगा। तो इवन दो मिस्टर ए ने होल्ड किया है 17 डेज के लिए, लेकिन सर इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स विल बिकम ड्यू टू मिस्टर ए एंड ही विल बी लायबल टू टैक्स ऑन द होल इंटरेस्ट। कब? अगर सर ही मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल सिस्टम। सर अगर कैश बेसिस पे भी मेंटेन किया तो भी 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन उस प्रीवियस ईयर में लगेगा जिस प्रीवियस में इंटरेस्ट रिसीव हुआ। क्लियर है? यस सर। अब सर एक पॉइंट मैंने जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए डाला है कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपकी 17 दिन की ही इंटरेस्ट ली जाएगी, लेकिन सर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये टैक्स है, कंफ्यूज मत करना। इसीलिए मैंने इसको भी स्पेसिफिकली दे दिया। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है जो इस बात को बोलता है कि हाँ आप कंफ्यूज मत होना, आपको अपने ड्यू डेट्स के हिसाब से ही लेना है। नेक्स्ट पॉइंट सर। सर इनकम फ्रॉम प्लांट मशीनरी फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर। तो अगर हायर पे देना आपकी बिजनेस नहीं है, यानी कि इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, देन जो भी आपको रेंटल इनकम आया वो आपका आईएफओएस में टैक्स होगा। सर कॉम्पोजिट लेटिंग, इसके ऊपर हम लोगों ने पीजीबीपी के रिवीजन के अंदर मैंने डिटेल में बताया था। अभी अगर मैं एकदम क्विकली बताऊं ना, तो देखो आपको खाली दो चीजें देखनी होती है जब कभी भी आपकी कॉम्पोजिट लेटिंग होती है, कि सर कॉम्पोजिट लेटिंग के केस में क्या आपकी जो दोनों लेटिंग्स है वो सेपरेबल है या फिर सर वो इनसेपरेबल है। सर सेपरेबल का मतलब है सर बिल्डिंग अलग आप दे रहे हो और जो आपके अदर असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है ये अलग है, यानी कि दिया आपने कॉम्पोजिट है लेकिन अलग अलग दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो टेनेंट है वो ये बोल रहा है कि मैं लूंगा तो दोनों लूंगा वरना एक भी नहीं लूंगा, वैसा नहीं है। अगर वो ये बोलता है मैं लूंगा तो दोनों लूंगा, देन सर इट विल बी टैक्स्ड अंडर पीजीबीपी। अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करना, या फिर आईएफओएस एंटायर अमाउंट अगर आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 या 56। लेकिन सर अगर वो सेपरेबल है ना, तो सर जो बिल्डिंग की होती है ना वो सर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। और सर जो आपके अदर असेट्स होते हैं, अगर आपका बिजनेस है लेट आउट में देना, तब तो सर अदर असेट्स आपके पीजीबी में जाएंगे वरना आईएफओएस में जाएंगे। सर यहाँ पर सर अगर ये हाउस प्रॉपर्टी है देन तो सर मैंडेटरीली एक्सप्लेनेशन 3 या सेक्शन 28 का जो बोलता है कि ये तो सर आपका डेफिनेटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। सर हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेसिडेंशियल हाउस है, मेरा बोलने का मतलब था यहाँ पर रेसिडेंशियल हाउस है। लेकिन सर अगर ये आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और सर आपके मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि आप जो है आपका बिजनेस ही है लेट आउट पे देना, तब सर ये जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ना जा करके पीजीपीपी में जाएगा। बस यही छोटी सी समरी आपको दिमाग में रखनी है और आपका कॉम्पोजिट लेटिंग का भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सर सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सैलरी में डालो। अगर आपका बिजनेस के अंदर है यानी कि अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तब सर आपका देखो एम्प्लॉय को मिला कि मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने एम्प्लॉयर ने प्रीमियम पे किया था, तो सर एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में जाएगा। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है लेकिन एम्प्लॉयर को मिला है तो पीजीबीपी में जाएगा। और सर अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तब सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है सर, जब कभी भी आपको कॉम्पेंसेशन या एनहेंस्ड कॉम्पेंसेशन जो कंपलसरी एक्विजिशन का केस है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो सर उस इंटरेस्ट के ऊपर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर 50% का। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हो, यहाँ पर भी 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कुछ नहीं सोचना है और सर कोई और अलग से डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल असेट के ट्रांसफर पर आपने एडवांस मनी लिया एंड देन सर वो ट्रांसफर नहीं हुई और आपने फोरफिट कर लिया, तब क्या होगा? तो देखो ये मैंने कैपिटल गेन्स के रिवीजन में कवर किया था, यहाँ जस्ट क्विकली 30 सेकंड्स में बता रहा हूँ। अगर आपने फोरफिट किया था बिफोर 1/4/2014 तब तो सर आपके कॉस्ट से रिड्यूस कर दो, लेकिन सर ऑन और आफ्टर 1/4/2014 अगर फोरफिट किया है तो सर वो सीधा सीधी आपका बन जाएगा 5629 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब सर इसके अंदर अगर आपको और डिटेल में इंटरप्ले में जाना है कि सर प्रीवियस ओनर के ने अगर फोरफिट किया था एंड ऑल, तो मैं आपको बोलूंगा उसको मैंने कैपिटल गेन्स के रिवीजन में कवर किया, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर उसका लिंक भी डाला हुआ है, वहां आप जाके देख सकते हो। सर गिफ्ट का टैक्सेशन 56(2)(10 ये क्या बोलता है? सर किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन से गिफ्ट मिलता है, यानी कि सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी एओपीपीवाई कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन गेट्स अ गिफ्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन
ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, और सर वो गिफ्ट किस किस नेचर का है। तो सर तीन तरीके के गिफ्ट है, या तो सर मनी मिल गया है, सीधा पैसे मिल गए हैं सर, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू है मोर देन 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो सर टोटल मोर देन 50,000 है, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स होगा। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट अबव 50,000 है सिर्फ उतना, मानो 60,000 मिले तो पूरा 60,000 टैक्स होगा, लेकिन 49 मिले तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिली है तो यहाँ पर एग्रीगेट मत करना, इंडिविजुअली हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को टेस्ट करना कि सर अगर फ्री में मिल गई है तब तो सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000 है। अगर सर फ्री में नहीं मिली है, कम पैसों पे मिली है, तब सर आपको दो चीजें देखनी है। क्या जो आपका डिफरेंस था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, इज इट मोर देन हायर ऑफ व्हाट 10% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर। अगर है तब सर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना उसको आप ले लोगे, जो डिफरेंस है यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इसको आप रिसिपिएंट के हाथ में 56/10 में टैक्स करोगे। सर हमेशा याद रखना 56/10 जो होता है ये रिसिपिएंट के हाथ में होता है, और सर यहाँ पर जो रिसिपिएंट के हाथ में असेट आया ना, वो रिसिपिएंट के हाथ में कैपिटल एसेट होना चाहिए। अगर वो रिसिपिएंट के हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है तब 56/10 नहीं लगता है, वो हमेशा लगेगा अगर रिसिपिएंट के हाथ में कैपिटल असेट है तो। नेक्स्ट सर, एसडीबी आपको किस दिन की देखनी है, देखनी तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की है, लेकिन सर अगेन जो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी 50C के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग है और अग्रीमेंट की डेट पर बैंकिंग चैनल से कोई भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो आप एसडीबी डेट ऑफ अग्रीमेंट का ले सकते हो। नेक्स्ट सर, अगर असेसी ने एसडीबी को डिस्प्यूट कर दिया तो सर एओ को डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना पड़ेगा। अब सर अगर डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि यस फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो एसडीवी से कम है, तब तो सर हम फेयर मार्केट वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। लेकिन डीवीओ ये बोलता है कि नहीं सर फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो एसडीवी से ज्यादा है, तब क्या करोगे, तब सर डीवीओ के दिए हुए फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे, एसडीवी से ही डिफरेंस निकाल करके रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मिली है उसे क्या बोलेंगे, बेसिकली आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो सर यहाँ पर वापस आपको एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखना है। अगर फ्री में मिली है तो टोटल एग्रीगेट जो है वो मोर देन 50,000 होना चाहिए, और अगर कंसिडरेशन के संग मिली है लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो जो आपका डिफरेंस का एग्रीगेट है ना अगर वो मोर देन 50,000 है तो फिर सर पूरा का पूरा एग्रीगेट टैक्स हो जाएगा। सर ये जो 5 कैटेगरी है ना, यानी कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन पांचों का हमेशा सेपरेट कैलकुलेशन होगा, इन पांचों का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है, सेपरेटली करके देखना है। ऐसा हो सकता है कि कोई 2 कैटेगरी टैक्स हो रही हो, कोई 3 नहीं हो रही हो, वेरी मच पॉसिबल। अब सर मैंने क्या बोला, मैंने बोला रेसिपिएंट के हाथ में कैपिटल एसेट होगा तो ही 56/10 लगेगा, अगर रेसिपिएंट के हाथ में स्टॉक एंड ट्रेड है या कुछ भी है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट सर, सर एक बार मैं एग्जाम्पशन में जाऊँ उसके पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब सिंपली क्या है, देखो कोई भी कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी, सर असेसी कौन, रेसिपिएंट, क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो बेसिकली सर 214 का कैपिटल एसेट, यानी कि सर अगर आपको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मिला है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 56/10 मत लगाना बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सर आपको गाड़ी मिल गई, बाइक मिल गई, सर दे आर पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स नॉट कैपिटल एसेट, देयरफॉर इनके रिसीट पर 56/10 नहीं लगेगा। अब सर कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं सर कि कुछ कुछ सर्टेन ट्रांसफर्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर 56/10। एग्जांपल सर, रिलेटिव से कोई भी मेरे को गिफ्ट्स मिलते हैं, टैक्स नहीं होता, तो सर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, तो आ जाओ सर रिलेटिव की डेफिनेशन कर लेते हैं, और चाहो तो मेरे संग इसे बना लेना। देखो रिलेटिव के केस में क्या होता है, ये है हमारा असेसी। सर इसके लिए कौन कौन रिलेटिव होंगे, सर इसकी जो स्पाउस है ये रिलेटिव हो जाएगी सर इसके लिए। सर इस असेसी के जो भी ब्रदर एंड सिस्टर है ये रिलेटिव हो जाएंगे। सर स्पाउस के भी जो ब्रदर सिस्टर है ना ये भी सर रिलेटिव माने जाएंगे। नेक्स्ट सर, असेसी के जो पेरेंट्स है सर ये तो रिलेटिव है ही, और सर इनके जो ब्रदर सिस्टर है ना ये भी रिलेटिव है सर। एंड सर कोई भी आपके और लीनियल असेंडेंट्स एंड आपके कोई भी लीनियल डिसेंडेंट्स जो है ये भी रिलेटिव है सर, इनके भी कोई भी लीनियल असेंडेंट्स एंड ऑब्वियसली लीनियल डिसेंडेंट्स तो यही होंगे। तो सर रिलेटिव हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये तो सर ये जो इतने सारे लोग हैं ना
ये सारे लोग, 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 ये सब सर इनके लिए रिलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा बोलना ये है कि याद रखिएगा, रिलेटिव अगर आपका असेसी एचयूएफ है तो सर एनी मेंबर देयर ऑफ इज रिलेटिव। नेक्स्ट पॉइंट सर, रिलेटिव के डेफिनेशन में ना कुछ कुछ बातों को एकदम ध्यान से रखना सर। इनमें से सबके स्पाउसेस भी जो है ना, ये भी रिलेटिव माने जाएंगे। ओके, +1। नेक्स्ट पॉइंट सर, जो स्पाउस के पेरेंट्स है ये रिलेटिव है, मेरे पेरेंट्स है ये भी रिलेटिव है, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स के भाई बहन भी रिलेटिव है, यानी कि असेसी के मौसी मामा जी, असेसी की बुआ फूफा जी, असेसी के चाचा चाची जी, ये रिलेटिव है। लेकिन सर स्पाउस के जो बुआ फूफा जी है ये लोग रिलेटिव नहीं है। दूसरी बात सर, जो ब्रदर सिस्टर देखना है ना, ये सिर्फ पेरेंट्स तक देखा जाएगा, यानी कि सर दादाजी के भाई बहन रिलेटिव नहीं है। याद रहेगा सर। एक कॉमन एडजस्टमेंट और बताता हूँ सर। मानो लॉ के अंदर एग्जेम्पशन क्या बोलता है, एग्जेम्पशन ये बोलता है कि कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम रिलेटिव। अब सर मेरे को रिलेटिव से गिफ्ट नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन सर मेरे को एक कंपनी से रिसीव हुआ है जिसके अंदर असेसी की जो वाइफ है ना, ये 100% शेयर होल्डर है, तो क्या हम बोल देंगे रिलेटिव से रिसीव हुआ है? नो, द रिलेटिव इज द स्पाउस, नॉट द कंपनी इन विच द स्पाउस हैज ओनरशिप राइट्स। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट एग्जाम्पशन कौन सा है सर? मैरिज के ऊपर अगर कुछ भी मिलता है ना, तो वो भी सर आपका एग्जेम्प्ट है। सर विल या इनहेरिटेंस से कुछ भी मिलता है एग्जेम्प्ट है। सर विल कोई ऐसे पर्सन का जो मेरा रिलेटिव नहीं है चलेगा, तब भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर किसी पर्सन ने किसी को कुछ दे दिया, उसके ऊपर हम 56(2)(10) नहीं लगाते हैं। सर लोकल अथॉरिटी से मिला, 56(2)(10) नहीं लगाते हैं। किसी फंड, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड है उससे मिला तो भी नहीं लगाते हैं सर। अब किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को के तरफ से मिला है या फिर किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को मिला है, दोनों ही केस के अंदर 56(2)(10) नहीं लगेगा, एक्सेप्ट सर जो स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 13(3) में होते हैं ना, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर। याद करो हम लोगों ने 13(3) पढ़ा था सर। उन लोगों के तरफ से अगर कोई चीज मिलता है तो फिर 56(2)(10) जरूर लगेगा, उन लोगों को अगर कुछ मिलता है ट्रस्ट से तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर किसी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन को जो 1023C में रजिस्टर्ड है उसको भी कुछ मिलता है तो भी नहीं होगा। तो यानी कि सर इन्होंने कुछ दिया तो भी नहीं होगा, इनको कुछ मिला तो भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। नेक्स्ट सर, जो चीज ट्रांसफर ही नहीं है सेक्शन 47 में उसके ऊपर सर 56(2)(10) नहीं लगाते हैं। और सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना सर, ये एक मिस्टर ए है, इन्होंने सर एक ट्रस्ट बनाई है अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए, यानी कि सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव्स। तो सर इन्होंने इस ट्रस्ट को जो भी असेट्स दिए ना, इसके ऊपर 56(2)(10) नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन सर कंडीशन क्या है, ये ट्रस्ट होना चाहिए सोलली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इस ट्रस्ट के अंदर सर अगर नॉन रिलेटिव्स भी बेनिफिशियरी है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तब सर ये जो ट्रांसफर है इसके ऊपर 56(2)(10) हम लोगों को चेक करना है। फिर सर दो और एडजस्टमेंट्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड है। मेरे हिसाब से अब ये ऑब्सोलीट है, लेकिन फिर भी मैं एकदम क्विकली आपको बता दे रहा हूँ कि सर कोविड-19 के मेडिकल ट्रीटमेंट में खुद के या फैमिली के किसी डिपेंडेंट रिलेटिव के अगर कोई खर्चा होता है और कोई थर्ड पर्सन आकर के असेसी को उस खर्चे का रीइंबर्समेंट दे देता है, तो हम उसके ऊपर 56(2)(10) नहीं लगाएंगे। कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस बेसिकली यही है कि सर जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और सर जो भी पैसे मिलते हैं वो सर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड कोविड पॉजिटिव जो भी है वो सब है। नेक्स्ट पॉइंट सर, कोविड के कारण सर किसी की डेथ हो जाती है तब सर उसके फैमिली मेंबर्स को कोई पैसे दे रहा है, कौन दे रहा है सर? अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तब तो सर कोई लिमिट नहीं है, जितना भी देगा एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर अगर कोई अदर पर्सन दे रहा है ना तो मैक्सिमम 10 लाख का एग्जेम्पशन रहेगा। सर कंडीशंस क्या है सर? एक तो सर जो पर्सन है उसकी डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, और नेक्स्ट सर जो डेथ है ना वो सर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अच्छा सर, अब सर कुछ कुछ और कैटेगरीज ऑफ एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स होते हैं फॉर 56(2)(10) मैं आपको बोलूंगा, दिमाग मत लगाइए, टेंशन ना लीजिए इसके ऊपर। आगे आ जाते हैं सर। सर फैमिली का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग कोविड-19 के लिए पढ़ रहे थे ना कि फैमिली को पैसा मिलेगा, तो सर फैमिली का मतलब क्या होता है? तो देखो, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज फैमिली, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स आर फैमिली ओनली व्हेन दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। अब सर इन सब के केस में सर फेयर मार्केट वैल्यू जो है 11 यूए का ये लेते हैं सर फॉर डिटरमाइनिंग द 56(2)(10) का अमाउंट। अब सर ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अगर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, देन सर इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर तो सैलरी में टैक्स होगा, अदर देन एम्प्लॉयर से मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स होगा। बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स को जो मिलता है 56 टू 12, ये हम लोगों ने बिजनेस ट्रस्ट के अंदर रिवाइज किया है, इसको मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके ऊपर बहुत मैसिव कंफ्यूजन है, मैं एकदम अभी क्लियर कर देता हूँ एक सिंपल से टेबल के अंदर। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने टाइप के होते हैं, देखो पहले तो मैं बता दूँ 3 टाइप के होते हैं। सर एक होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, जिसके अंदर से पैसे सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ऑन द डेथ। तो याद रखना सर, जब कभी भी कोई भी पैसे ऑन द डेथ ऑफ पर्सन मिलते हैं, फिर सर वो पॉलिसी का नेचर कुछ भी हो, इशू डेट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, जो पैसे मिले हैं वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट सर होता है आपका एंडाउमेंट पॉलिसी, जिसके अंदर सर डेथ पर भी कुछ पैसे मिलते हैं, और अगर टर्म तक में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है तो भी सर एक सम अश्योर्ड मिल जाता है। तो सर वहां पर 1010D में एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा सर पॉलिसी कब इशू हुई थी। अगर सर पॉलिसी इशू हुई है अप टू 31 मार्च 2003, कुछ नहीं देखना है, एग्जेम्प्ट रहेगा। सर अगर पॉलिसी जो इशू हुई है ये आईएफएससी के इंश्योरेंस ऑफिस ने इशू किया है तो भी आपको कुछ नहीं देखना है, एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन सर अगर आपकी पॉलिसी जो है ये सर इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003, तब सर लिमिट क्या हो जाता है, अगर आपकी एनुअल प्रीमियम जो है ये मोर देन 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है, तब सर एग्जेप्ट नहीं होगा। अप टू 20% है चलेगा, लेकिन सर ये लिमिट जो है ना 20% की, ये रिड्यूस होकर के 10% हो जाती है अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, 10% हो जाती है। लेकिन सर डिजेबल्ड एंड डिजीज्ड पर्सन के केस में ये लिमिट बढ़ जाती है 15% पर, यानी कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। एंड सर एक चीज और है, दो बातें इनफैक्ट और है, अगर सर ये पॉलिसी यूलिप है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इफ इट इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, तब सर 10% के अलावा आपको ये भी चेक करना है कि जो एग्रीगेट प्रीमियम है ये अप टू 2,50,000 है कि नहीं है। और सर अगर ये यूलिप नहीं है, अदर देन यूलिप है, तब सर उस केस में अगर ये इशू हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तब सर आपको एक कंडीशन अपार्ट फ्रॉम 10% ये भी देखना है कि एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम अप टू 5 लाख होगी तभी एग्जेम्प्ट करेंगे, मोर देन 5 लाख होगी तो फिर हम इसको टैक्स कर देंगे। सर टैक्स कैसे होगा, तो याद रखना यूलिप जो होता है ये हमेशा कैपिटल गेन्स में जाता है 45(1)(b) में, और अदर देन यूलिप जो होता है सर ये जो होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता है 56 टू 13 में। सर टैक्स कैसे होता है वो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सर क्या हम लोग को डेट्स याद रखने हैं, एब्सोल्युटली सर आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर चाहो तो एक इस टाइप का टाइम बना सकते हो कि सर ये है आपकी 31 मार्च 2003, सर यहाँ तक हमने जो भी इशू किया था ना ये सब कुछ सर एग्जाम्ड है। 31 मार्च 2003 तक कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है सर ये एग्जाम्ड है। नेक्स्ट सर इसके बाद से सर जो भी इशू हुआ है सर, अगर उसकी जो एनुअल प्रीमियम है ये है सर लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ द सम अश्योर्ड, तो सर एग्जाम्प्ट रहेगा। मोर देन 20% होने से टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट सर कौन सी डेट आती है, नेक्स्ट आती है सर आपकी 1/4/2012, जिसके बाद से बदल करके हो गया सर कितना, तो सर एनुअल प्रीमियम हैज़ टू बी अप टू 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। लेकिन सर एक साल बाद ही 1/4/2013 को सर एक चेंज आया और बोला कि भाई अब जो हम लोग देखेंगे एनुअल प्रीमियम वो हम लोग देखेंगे 15% का, लेकिन सर किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर डिजेबल्ड एंड डिजीज्ड पीपल के लिए। यानी कि सर इस पीरियड में अगर डिजेबल डिसीज्ड के लिए होगा तो भी 10% है, लेकिन इस पीरियड के आगे से डिजेबल डिजीज्ड के लिए होगा तो सर 15% है। फिर सर नेक्स्ट आपकी आ गई डेट 1 फरवरी 2021, जिसके आगे बोला कि अगर पॉलिसी यूलिप है तो 10% तो चेक करना ही है, प्लस सर एग्रीगेट प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख तक होना चाहिए, जितनी भी आपने यूलिप्स ली है सबकी मिला करके। एंड सर इसके आगे डेट आती है 1 अप्रैल 2023, जो ये बोलता है कि अगर आपने अदर देन यूलिप है तो फिर 10% तो चेक करना ही है, और प्लस एग्रीगेट जो है आपकी 5 लाख होनी चाहिए, जितने पॉलिसीज है सबके
मिला करके। सर एक इलस्ट्रेशन इसका मैं डिस्कस करूंगा, उसके पहले एक दो चीज़ बताऊंगा कि सर एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड इवेंट है उसके होने पर कितना पैसा मिलेगा, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ एनी प्रीमियम अग्रीड टू बी रिटर्न्ड एंड एनी बोनस विच इज टू बी रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी बाय द पर्सन। और सर एक चीज़ और है सर, सीबीडीटी का एक क्लैरिफिकेशन है कि सर 10% देखने के लिए आप जो है जीएसटी कंपोनेंट को नहीं कंसिडर करोगे 10% कंप्यूट करने में। और सर अगर आपको कभी भी डेथ के ऊपर पैसे मिलेंगे वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेंगे, उसके अंदर कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं कवर कर रहा हूँ मगर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि मैं डेफिनेटली आप लोगों के संग कवर करना चाहूँगा, वो है सर आपका एग्जाम्पल नंबर, यस सर एग्जाम्पल 7 देखेंगे प्लीज़। देखो यहाँ पर क्या है सर, 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है एक्स ए बी सी। अब सर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो ये जो 3 है सर ये आपकी इशू हुई है 1/4/2023 के बाद, ऑन और आफ्टर 1/4/2003। लेकिन सर एक इशू है पहले। अब सर हम 5 लाख की लिमिट कब देखते हैं, ऑन और आफ्टर 1/4/2023। तो सर 5 लाख की लिमिट ना सिर्फ इनके लिए चेक की जाएगी, तो यहाँ पर सर दोनों होंगी 10% जो कि तीनों में सेटिस्फाई हो रही है, और सर एग्रीगेट में अप टू 5 लाख जितना ही अलाउ किया जाएगा। तो इसीलिए सर आप देखोगे कि सी को हम अलाउ नहीं करें बिकॉज ये इंडिविजुअली ही 6 लाख है और बाकी दोनों मिलाकर के 4 लाख है। तो ए और बी जो है आपका ये एग्जेम्प्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर जो आपका ए और बी है ये सर एग्जेम्प्ट है, और सर एक्स के केस में हमें सिर्फ 10% देखना है, 5 लाख नहीं देखना है। तो इवन दो एक्स का 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन स्टिल सर एक्स भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब सर हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देख ली। सर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अब सर जो एग्जेम्प्ट नहीं होगा उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, तो देखना सर जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है यानी कि अदर देन यूलिप, उसके अंदर सर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। तो सर जितने पैसे आए उसे पकड़ते हैं ए, माइनस करते हैं सर जितना भी आपका एग्रीगेट प्रीमियम था जिसका आपने डिडक्शन 80C में नहीं क्लेम किया या किसी और प्रोविजंस में नहीं क्लेम किया है, उसका एग्रीगेट करके जो आपका डिफरेंस आया उसको हम लोग टैक्स कर देते हैं। सर सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यूलिप के टैक्सेशन के लिए भी, लेकिन सर यहाँ पर याद रखना यहाँ पर ये वाला लैंग्वेज नहीं है द अमाउंट विच वॉज क्लेम्ड इन एनी अदर सेक्शन। तो यहाँ पर आप सिंपली एग्रीगेट प्रीमियम को माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ए होगा आपका जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है और बी होगा जितना आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे किया है अप टू द डेट ऑफ रिसीट। अब सर एग्जांपल्स मैं नहीं करा रहा हूँ। सेक्शन 57 क्या बोलता है, सेक्शन 57 ये बोलता है कि आप क्या क्या डिडक्शन ले सकते हो अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट में अगर आपने कोई कमीशन या रेम्यूनरेशन पे किया है अपने बैंकर को आप ले सकते हो। नेक्स्ट सर जो आपने एम्प्लॉयज से सर रिकवर किया था स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स का, वो आपके इनकम का पार्ट बना, जितना आपने कंट्रीब्यूट कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड्स उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। सर जो आपका अमाउंट है लेटिंग ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, उसके अंदर क्या क्या, तो आप करंट रिपेयर्स का ले सकते हो, इंश्योरेंस का ले सकते हो, डेप्रिसिएशन का ले सकते हो। फैमिली पेंशन के केस में याद रखना न्यू रेजिम यानी कि 115 बीएसई के अंदर आपको है 1/3 और 25,000 विच एवर इज लेस। ओल्ड रेजिम ऑप्शनल रेजिम के अंदर आपका है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर याद रखना ऑप्शनल रेजिम में 15,000 एंड 25,000 है न्यू रेजिम में। लेकिन सर कुछ कुछ फैमिली पेंशन आपके कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि अगर विडो या चिल्ड्रन को मिल रहा है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर का फैमिली पेंशन या पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर का फैमिली पेंशन जिनकी डेथ हुई थी इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, एग्जेम्प्ट है। या फिर सर किसी पर्सन को जिसको परमवीर चक्र, वीर चक्र या कोई अदर गैलेंट्री अवार्ड से इशू किया गया था, अवार्ड की दिया गया था, नवाजा गया था, एंड उनको फैमिली पेंशन अगर मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट है। देन सर कोई भी अमाउंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है एंड इट हैज़ बीन इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसका डिडक्शन होगा। एंड डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50% का। आपके कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। जो आपने इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे किया या कोई सैलरी आउटसाइड इंडिया पे की उसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया 100% डिसअलाउ हो जाएगा। आपने रेसिडेंट को कोई पेमेंट किया और टीडीएस नहीं डिडक्ट किया 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और आपने सर कैश के अंदर अगर 10,000 से ऊपर सिंगल पर्सन को सिंगल डे में पे कर दिया वो भी डिसअलाउ हो जाएगा।
और किसी पर्सन को एक्सेसिव या अनरीजनेबल पेमेंट कर दिया, वो भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। देन सर कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन है सर, मैं आपके संग जस्ट जो जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेना चाहता हूँ खाली। तो देखो, बोनस शेयर्स के ऊपर कभी भी हम 56 to 10 नहीं लेते हैं सर। श्री रामा मल्टीटेक ओल्ड हो गया है। पहले क्या होता था, पहले जब आप आईपीओ में अप्लाई करते थे तो आप लोगों का क्या होता था, पैसे बैंक में कट जाते थे एंड सर वो कंपनी के पास जाते थे ड्यूरिंग द पीरियड वो आईपीओ का अलॉटमेंट चल रहा है उस पीरियड में, इसे हम बोलते थे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो सर इसके ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट कमाती थी, क्या वो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट में बोला नहीं, इवन तो ये इंटरेस्ट है लेकिन आईएफओएस में नहीं दिखाओगे, इसको आप पब्लिक इशू एक्सपेंसेस से रिड्यूस करोगे। देन सर सीआईटी वर्सेस पार्ले प्लास्टिक्स के अंदर क्या बोला गया कि मनी लेंडिंग सब्सटेंशियल पार्ट है कि नहीं है 222E के लिए, ये डिसाइड होगा टर्नओवर, प्रॉफिट्स, मैन पावर, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब से। और सर एक आपका सर प्रदीप कुमार मल्होत्रा का केस था, ये वही है सर जो शेयर होल्डर ने अपनी जमीन मॉर्गेज कर दी थी ताकि कंपनी को डेट मिल सके और फिर कंपनी ने उस एहसान को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन दिया था, तो सर वहां पर 222E नहीं लगेगा। और सर सीआईटी वर्सेस मंजू कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो मंजू जी है ये लॉटरी के कई सारे टिकट्स बेचा करती थी, इनके पास टोटल 500 टिकट्स थे, 400 ही टिकट्स बिके और सर 100 टिकट्स इन्हीं के पास रह गए, तो शी वॉज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्हीं के पास रह गए। अब सर इन्हीं 100 टिकट्स में से लॉटरी उठ गई, तो सर द क्वेश्चन इज, इन्होंने बोला कि भाई हमको क्यों 30% पे टैक्स लेते हो, हमसे बस पीजीबीपी की तरह टैक्स लो। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, लॉटरी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर हम हमेशा 100% उसे विंडफॉल गेन्स ही मानेंगे, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्स करेंगे। एंड इवन दो यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर येट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम आपके ऊपर 30% में ही लेंगे। तो इस तरीके से हमने लेस देन 1 आवर के अंदर पूरे के पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हर चीज को, डिविडेंड, लिक्विडेशन, बायबैक, इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और गिफ्ट टैक्सेशन, इन सबको हमने कवर किया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।